हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं तो आपको पता है कि क्लास 12th में एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आया करता था, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके भी सिलेबस में है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर वर्ष पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि रैखिक समीकरण का जो निकाय होता है उसको हम लोग आव्यूह विधि से किस तरीके से हल करते हैं, पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा। साथ ही साथ एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और इसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रैखिक समीकरण के निकाय का आव्यूह विधि से हल, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए, जब दो ही इक्वेशन होते हैं तो उनको हम रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। कई सारे इक्वेशन जब हो जाते हैं उनको हम लोग निकाय कहते हैं। तो उन्हें डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना सीखना है। जनरली यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर आपको 3 वेरिएबल का यूज़ करते हुए मिलेंगे और 3 इक्वेशन भी हमें दिए गए होंगे। उन 3 इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना होगा? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा, आव्यूह विधि से सॉल्व करना होगा और उसको सॉल्व करके उसमें उपस्थित वेरिएबल जस्ट लाइक एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना होगा। आइए प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस पहले आप लोग समझिएगा, उसके बाद फिर मैं इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, c1z इज इक्वल टू d1। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, एक इक्वेशन और आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स गिवन होगा और वो इक्वेशन है हमारा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। इसी फॉर्म का आपको 3 इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स गिवन होगा और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। बाय विच मेथड? बाय मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि से हमें इसको सॉल्व करना है, x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, दिए गए, ध्यान रखना सभी लोग, दिए गए समीकरण निकाय को, ध्यान समझिएगा सभी लोग, निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर सबसे पहले ये जो हमें मैट्रिक्स का निकाय दिया है इसे हम क्या करेंगे, आव्यूह विधि से लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनता है जिसमें x के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे पहले कॉलम में, a1 a2 a3 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट होंगे, मीन्स गुणांक होंगे, और थर्ड कॉलम में आपके z के कोफिशिएंट होंगे, इस तरीके से। और ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। x के कोफिशिएंट, फिर y के, फिर z के कोफिशिएंट लिख दिए गए। फिर यहाँ पर जनरली हम क्या करेंगे, x, y, z जो वेरिएबल्स होंगे उनको लिखेंगे और यहाँ पर जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे d1, d2 और d3, इनको यहाँ पर ला करके राइट कर लिया जाता है। अब इस तरीके से जब हम ये लिख देते हैं तो ये इस समीकरण का आव्यूह रूप है। अब हमें क्या करना होता है, इसी को सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू को फाइंड करना होता है। आइए समझते हैं कैसे। ये जो आव्यूह है बच्चों, इसको a लेट कर लेते हैं और इसको कैपिटल X और इस आव्यूह को b लेट कर लेते हैं। ध्यान देना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट जो होता है वो a इनवर b यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसको अगर हम इक्वेशन ना माने तो ला करके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब देखो इसमें b की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता है, x की वैल्यू एक्स वाई जेड है ये भी हमें पता है, लेकिन a इनवर हमें नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a इनवर फाइंड करते हैं।
ए इनवर क्या करेंगे, फाइंड। अब जब ये ए इनवर फाइंड करेंगे उसके बाद इस ए इनवर की जो वैल्यू होती है उसको ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो लास्ट में सॉल्व करने पर ये हमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ऐसे इस टाइप का ए बी सी टाइप का आ जाता है। तो x की वैल्यू a हो जाती है, y की वैल्यू b हो जाती है और z की वैल्यू c। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। मीन्स यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, जो लेंदी प्रोसेस हो जाती है, वो हो जाती है a इनवर को फाइंड करना। किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है और उसी का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अभी कुछ आपको प्रोसेस समझ में आई होगी कि इसमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके एग्जाम में आपके 5 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स कन्फर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को टास्क में दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स तब जा करके कंप्लीट हो जाएंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स और उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा। बढ़िया से हम लोग करेंगे और ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करिएगा। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे मेरे साथ, तब जा करके आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। नहीं तो आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा और हो सकता है कि आप बीच में ही उसको छोड़ दें तो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आइए मैं किसी एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, आइए देखिएगा, हमारे पास है x माइनस वाई, क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये है। उसके बाद x प्लस 2i है ना, और x प्लस 2i प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन ये है। उसके बाद 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -13, एक इक्वेशन ये है। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल टू -13। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कहीं कोई डिजिट तो नहीं गड़बड़ हो गई है। नहीं तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि डिजिट हम लोग गलत नोट कर लेते हैं और बाद में हम परेशान होते हैं और हमारा रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, आइए देखिए, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर, ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 3 है। यहाँ पर आपके पास -1 है, यहाँ 2 है और यहाँ -4 है। यहाँ देखिएगा 2 है, 3 है, फिर क्या है, -5 है। ठीक है, ये हमारा पहला मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि x लिखेंगे, y लिखेंगे और z लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 5 और -13। समझ आई इतनी बातें आप सभी लोगों को? बोले समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? आराम से समझिएगा, समझ में आएगा। अब इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल ए, इसको कैपिटल X इज इक्वल टू बी। तो X इक्वल टू हो जाता है A इनवर B। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब हमें मेन वर्क जो करना होता है वो A इनवर को फाइंड करने पर करना होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। अब ध्यान देना सभी लोग, A इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपके पास कितना है बताइएगा, 1 1 3, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1 1 3 है ना। उसके बाद -1 2 और -4 2 3 और -5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर फाइंड करना है। इनवर फाइंड करने के लिए पहले हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आइए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एज कर लो, पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो, मॉड एज इसको आप लोग बोलते हैं ना, मॉड एज इक्वल टू 1।
ये और ये छूटेगा, इसको गुणा करोगे -10 4 3 12 +12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये इसका चिन्ह माइनस होता है तो यहाँ +1 हो जाएगा। ये और ये छूटेगा तो ये होगा -5 और -9। ठीक, और फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा +2, ये और ये छूटेगा -4 आएगा और माइनस में 6 आएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, अभी हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या मिल रहा है। मॉड ए इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा +2 और यहाँ -5 -9, तो इसका होगा माइनस में 14 हो गया। और यहाँ कितना हुआ -10 2 जा 20, तो यहाँ पर आपके पास -20 आ जाएगा, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ से 2 घट जाएगा तो कुल मिलाकर के आपको मिलेगा मॉड ए इक्वल टू -32। ये हमें मॉड ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ 0 है डियर स्टूडेंट्स? नहीं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तभी तो हम लोग आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू आपने फाइंड किया इसको एक बार ही चेक जरूर से जरूर कर लिया करिए। देखिए कैसे 1 लिखे यहाँ पर, इसको और इसको छोड़े, देखो -5 × 2 -10 और -12 आएगा, लेकिन बीच में माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस इसका चिन्ह होता है तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब ये और ये छूटा, ये हो गया -5, फिर हो गया -9। ठीक, उसके बाद +2 लिख दिए, ये और ये छूटा तो -4 -6। अब ये देखो सॉल्व कर लिए, यहाँ पर हमारे पास 2 आया, -9 -5 -14 होगा, -14 हो गया। और यहाँ पे -6 -4 10 2 जा 20 हो गया। सॉल्व करने पर -32 आ चुका है, जो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए समझते चलिएगा। अगेन ध्यान दीजिए सभी लोग। अगेन हमारे पास जो ए है डियर स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ पे राइट करिए। ए क्या है 1 1 3, ठीक है, -1 है, 2 है, फिर -4 है, 2 है, 3 है और -5 है, यही तो है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स, ठीक है, केवल कोफैक्टर्स लिखिए। कोफैक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से। इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये और ये छूटेगा, ध्यान दो, ये और ये छूटेगा, क्या लिखा जाएगा 2 -4 और 3 और -5, ये हो जाएगा हमारा A11। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होगी, समझते चलना। फिर क्या निकालेंगे A12। अब इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा। इसको सॉल्व करते चलिए तुरंत, चलिए सॉल्व करते चलिए। -10 माइनस यहाँ लिखिएगा -10 + 12 हो जाएगा। कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आएगी आपको, A11 की जो वैल्यू आएगी वो आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये A11 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आइए हम फाइंड करते हैं क्या, A12 का चिन्ह माइनस होगा और ये छूटेगा 1 3 3 -5, 1 3 और 3 -5। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आएगा, -5 -9 -14, लेकिन A12 जब करोगे तो ये आपका +14 हो जाएगा, क्योंकि सामने माइनस लगा हुआ है। ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, A12 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, A13 फाइंड करेंगे। इसमें बोर मत होइएगा, यही इसका मेन कंसेप्ट है। अगर इसको फाइंड करने में किसी से गलती हो जाती है तो फिर वो बार बार परेशान होता है, उसी में चेक करता है और जल्दी से उसका आंसर नहीं आता है। तो A13 इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये और ये छूटेगा 1 3 2 -4, 1 3 2 -4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -4 और -6, कुल मिला करके A13 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -10 आएगी। समझते चलिए आराम से, सारी वैल्यूज को हम लोगों को क्या करना, फाइंड करना है। अब आप फाइंड करिए A21 का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। तो A21 ये और ये छूटेगा, कितना आएगा -1 -4 2 और -5। ठीक, अब सॉल्व करो इसको, आपका -5 आएगा और +8 हो जाएगा। ध्यान दें, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 8 5 13। तो A21 की जो वैल्यू आएगी वो डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। A21 की वैल्यू 13, देखो +5 और +8, और ये बाद में माइनस कर देगा, तो ये कुल मिला के माइनस आएगा, कुल मिला के ये माइनस आएगा, -13। ठीक, ये हो गया, A21 आ गया। अब क्या निकालिए आप, A22, इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा। A22 मतलब ये और ये छूटेगा, तो 1 3 और 2 -5,
13, 2 और -5। इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना है इधर ही कर लीजिए, -5 -6 आ जाएगा कुल मिला करके। तो A22 की जो वैल्यू होगी वो -11 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा A22। सारी वैल्यू एक साथ हम यहाँ पर फाइंड करते चल रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आप निकालिए A23 साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये और ये छूटेगा, 13 -1 4, 13 -1 -4 सॉल्व करिएगा, -4 + 3 मतलब -1 आएगा। तो कुल मिलाकर के सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो है वो +1 आ जाएगी A23 की, है ना, यही तो आएगा, यही आएगा A23। अब क्या फाइंड करेंगे, A31, ध्यान से समझ से चलिए। A31 का साइन कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये और ये छूटेगा, -1 2 2 और 3 सॉल्व करिए, -3 -4 -7 हो जाएगा। तो A31 जो है वो आपको मिल जाएगा -7। ठीक है, ये आपको हो गया A31 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब क्या फाइंड करेंगे आप, A32 का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। ये देखो, ये और ये छूटेगा, 1 1 2 3 1 1 2 3। तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन ये माइनस जो होगा इसको A32 को -1 कर देगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करेंगे, A33 चिन्ह कैसा होगा, इसका प्लस होगा। ये और ये जो छूट गया, 1 1 -1 और 2। तो A33 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कुल मिला करके आपको 2 1 2 1 3 आ जाएगा। A33 की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इतना समझ में आया। अभी हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का हमने अभी कोफैक्टर्स फाइंड किया है। अब कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स होता है उसको हम A⁻C से दिखाते हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यू आई है। A11 2 आया है, A12 14 आया है, A13 -10 आया है, उसके बाद A21 माइनस में 13 आया है, और A22 आपको माइनस में 11 मिला हुआ है, A23 आपको 1 मिला है, A31 आपको -7 मिला है, A32 आपको -1 मिला है, A33 आपको 3 मिला है। ये आपको ये चीज़ मिल गई। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, A⁻C का ट्रांसपोज होता है। तो अब एडजॉइंट ए फाइंड कर लीजिए। देखिए समझिए, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो एडजॉइंट ए होगा वो कितना होगा, एडजॉइंट ए जब आप फाइंड करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 14 -10 -13 पता नहीं आपको इधर दिख रहा है या नहीं। यहाँ देखिए, जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो इसी का क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे। इसी का ट्रांसपोज करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 14 आएगा, -10 आएगा, फिर माइनस में 13 -11 1 -7 -1 और 3, ये आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ए। सही है। अब जब एडजॉइंट ए निकल गया तो अब बारी किसकी है डियर स्टूडेंट्स, A⁻ की। अब मैं इसे इरेज करूंगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी तो अभी उसका परिणाम हम लोग भुक्तभोगी होंगे, उसको हम ही लोग परेशान होंगे। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इन सभी चीज़ों को हटाऊंगा और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ एडजॉइंट ए जब मिल गया तो हमें निकालना है A⁻। इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए, ये फार्मूला होता है। तो A⁻ आपको कितना मिल जाएगा, देखिए मॉड ए जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है -32। तो हो जाएगा -1/32 बाहर कर लीजिए, और यहाँ जो आपको एडजॉइंट ए मिला उसको आप लिख लीजिए। 2 है, -13 है, -7 है, उसके बाद 14 है, -11 है, -1 है, -10 है, 1 है और 3 है। ये आपको A⁻ मिल गया जो हम लोग करना चाहते थे। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो A⁻ है उसकी वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे A⁻ का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए तो क्या मिलेगा आपको, देखना ध्यान से। यक्स मतलब क्या हो गया, XYZ। ये A⁻ का मतलब -1/32 और 2 14 -2 -10 -13 -11 1
-7 -1 और 3, ये हो गया। अब b तो हम यहाँ से इरेज कर चुके हैं, लेकिन आइए उस b को लिखते हैं क्योंकि यहाँ बगल में b की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, b कौन था हमारा, जो बाद में कोफिशिएंट से निकला था वही हमारा b था। तो b की वैल्यू हम यहाँ से देख करके लिख लेते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लिए होंगे या आप वहाँ पर नोट किए होंगे, तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। मैं यहाँ बुक से देखता हूँ कि b की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, आराम से आप सॉल्व करते चले जाते हैं। b की वैल्यू जो थी यहाँ पर 3 था, फिर 5 था, उसके बाद माइनस में 13 था। 3 5 -13 यही था। अब देखिए, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो ये चीज़ जो 1/32 इसको अभी अंदर मत भेजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए तब इसको भेजेंगे। देखो ध्यान से, x y z यहाँ लिखे रहिए और यहाँ -1/32 यहाँ रहने दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए ध्यान से, इसको इससे करेंगे 6 आएगा, इसको 13 × 5 = -65 आएगा, इससे करोगे 13 × 7 = 91, प्लस में आपको 91 यहाँ पर मिल जाएगा। यही तो होगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको इसके साथ लेकर के आइए, तो 14 × 28 14 × 42 मतलब 42 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, माइनस में 55 आएगा और प्लस में यहाँ पर बच्चों 13 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो आपको -30 मिलेगा और प्लस में 5 मिलेगा और माइनस में यहाँ 39 आपको मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब आइए इसको और सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ x y और z मिलेगा, यहाँ -1/32 होगा। इसको सॉल्व करिए। अब आप लोग यहाँ से ऐड कर लीजिए, देखिए ध्यान से, 91 और 6 97 हो गया। 97 में से 65 आप माइनस कर लीजिए तो यहाँ आएगा 2, है ना, और 2 और यहाँ आपके पास कितना बचेगा बताइए, 63 मतलब 32। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 32 और यहाँ कितना आएगा, देखिए इसको समझ लीजिए, 42 और 13 ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 55 - 55, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, यहाँ देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 39 13, कुल मिलाकर के एक काम करते हैं, कुल मिला के इसको चेक करिए तो ये -64 आएगा। ठीक है, ये -64 आएगा, सही है, ये हो गया। अब आगे की प्रोसेस को देखिए, आगे की प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स आप देखिए और समझिए। आगे की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x y और z। आगे बढ़ेंगे, -32 से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो -1 होगी, है ना, -1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कंपेयर कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा x = -1, y = 0 और z = 2। बाद में अगर आप चेक करना चाहें तो इस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख करके आप सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देगी तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर था। आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई है तो आप बहुत ही आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और उसको आपको टास्क के फॉर्म में दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, 2 डेज टास्क, एक ही क्वेश्चन दूंगा, बाकी एक आध क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। x + 2y + 3z = 3, है ना, एक इक्वेशन ये है, और 2x - y + z = 6, एक इक्वेशन ये है, और 3x + y - z = 4। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं। x + 2y + 3z = 3, 2x - y + z = 6, 3x + y - z = 4। ये 3 इक्वेशंस गिवन हैं। इस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो इसको हम लोग आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूं। पहले आप क्या करेंगे, इसको डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। जब आप आव्यूह रूप में इसको लिखेंगे तो क्या पाएंगे, 1 2 3, 2 - 1 1, 3 1 -1, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x y z, है ना, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 6 और
4। सही है। अब इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल ए, इसको कैपिटल एक्स, इसको हम बी। तो x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 2 -1 1 3 1 -1, ये a की वैल्यू होगी। अब वही पूरी प्रोसेस, सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद फिर इसके कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स की हेल्प से एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट निकालने के बाद a इनवर्स फाइंड करोगे, वो सारी वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो x y और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। एक ये टास्क फर्स्ट है और ये टास्क सेकंड भी मैं आपको दे देता हूं, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। x + y + z = 6 और 2x - y है ना प्लस 2z = 6 है। उसके बाद x + y - z = 0 है। फिर से देख लीजिएगा, x + y + z = 6, 2x - y + 2z = 6, x + y - z = 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशन को भी किस मेथड से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, इन्हें भी आपको मैट्रिक्स मेथड से ही क्या करना है, सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ आपके इस चैप्टर आबयू के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे कंसेप्ट समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट डियर स्टूडेंट समाप्त हो चुके हैं। अब आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी एक लेक्चर अगर आप लोग डिमांड करें, अगर आप लोग कहें तो एक लेक्चर और लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएं। बाकी अब ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये जो टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और इसमें अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा बहुत कोफैक्टर्स को फाइंड करने में या एडजॉइंट फाइंड करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो उनका आंसर फिर सही नहीं आता और बार बार उसको चेक करने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप इसको कितना भी स्पीड में करेंगे तो 10-15 मिनट लग जाता है इसको पूरी प्रोसेस करने में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस पे आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराया है। इन 2 के 2 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है और क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे प्रोसेस मैंने बता दिया है, करके दिखा दिया है और एडजॉइंट ए इनवर्स हम पहले से भी फाइंड करते आ रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।